नमस्कार। मेरा नाम है कपिल पाठक। मैं अपने इस चैनल कॉमर्स विद कपिल सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने एक नए चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं, नए चैप्टर को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्विजिशन या लेखांकन के समीकरण। तो आइए सबसे पहले स्लाइड पे चलते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब लेखांकन इक्विजिशन है क्या, या लेखांकन समीकरण है क्या? सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि समीकरण का सीधा सा मतलब होता है कि दो चीजों का बराबर होना, या दो लोगों में आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल होना, ये समीकरण कहलाता है। जैसे हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये सीधा सा समीकरण है जो सबको समझ में आता है। इसी प्रकार अकाउंटिंग में भी कुछ चीजें हैं जो दोनों तरफ से इक्वल होना जरूरी है, उन्हीं को अकाउंटिंग समीकरण कहते हैं। तो किन चीजों का होना एक साथ जरूरी है, आइए देख लेते हैं। लेखांकन समीकरण ये बताता है कि एक कंपनी की कुल संपत्ति, एक कंपनी की कुल संपत्ति उसकी देनदारियों और उसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी के योग के बराबर है। कंपनी की बैलेंस शीट पर यह सीधी संख्या डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की नींव भी मानी जाती है। तो इसका सीधा सा बहुत सरल सा मतलब है कि भाई आपकी जितनी भी संपत्ति, जो भी आपकी कंपनी में संपत्तियां हैं या जो भी आपकी कंपनी में एसेट्स हैं, वो आपकी कहां से बनी, वो एसेट्स बनी कहां से? सबसे पहले तो ये समझिए, जो पूंजी आपने लगाई होगी, जो कंपनी का जो मालिक है उसने जो कैपिटल लगाई होगी, उसके द्वारा ही वो एसेट्स बनी होगी। या फिर एक दूसरा रास्ता कि कहीं से आपने माल उधार खरीदा होगा, या कुछ चीजें होंगी जो आपकी लाइबिलिटीज होंगी, जो आपकी लाइबिलिटीज मतलब आपको देना है उनको, उधार खरीदा गया, या कोई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं किया गया, तो लायबिलिटीज में कहलाता है, देनदारियां। तो वो प्लस कैपिटल, ये दोनों चीजें मिला के ही आपकी संपत्ति बनती है। तो ये लेखांकन का समीकरण है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों चीजें बराबर होना चाहिए, अर्थात आपकी संपत्ति और आपकी लायबिलिटीज दोनों बराबर होना जरूरी है। अगर ये बराबर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं। आइए प्रैक्टिकली इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। अकाउंटिंग समीकरण में दो चीजों की बात हमने की, एक एसेट्स की या संपत्तियों की, और एक लायबिलिटीज की। मेरे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने अकाउंटिंग की शब्दावली है, उसमें काफी चीजें विस्तार से बता दी थी, क्लियर कर दी थी। अगर जिनको अकाउंटिंग के शब्दों को समझने में परेशानी हो रही है, वो एक बार वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन आज भी हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि सबसे, अगर पूरी अकाउंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चैप्टर है या कोई सब्जेक्ट है, तो वो ये ही है। क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है कि आपको संपत्ति और एसेट्स क्या क्या है, खर्चे क्या है, सारी चीजें क्या है। तो आइए एक बार इसको पहले हम समझ लेते हैं। अगर हम संपत्तियों की बात करें, थोड़ा सा आज माफी चाहूंगा, एक नया प्रयोग है, मेरे लिए नया है, तो इसको यूज करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं ठीक तरीके से यूज कर सकूं। संपत्तियां, या इसको हम एसेट्स भी बोलते हैं। तो अगर संपत्तियों की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे फर्स्ट चॉइस जो हमारी आती है, वो है केस इन हैंड, या इसको हम हिंदी में नगद रोकड़ भी कहते हैं, या नगद भी कहते हैं, या रोकड़ एक शब्द इसके लिए यूज होता है ना। तो समझिए केस इन हैंड क्या है। केस इन हैंड का सीधा सा मतलब है जो पैसा आपके हाथ में। अभी अगर आपने ये वीडियो देखते हुए आपने जीन्स पहन रखी है, या आपके पास पर्स है, तो जो भी पैसा आपके फिलहाल आपकी जीन्स में, आपकी पैंट में, आपकी शर्ट की जेब में, या अगर गर्ल्स है तो आपके पर्स में रखा हुआ है, वो सब केस इन हैंड कहलाता है, नगद रोकड़। इसी प्रकार व्यापार में कुछ पैसा रखना पड़ता है, वो जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना व्यापार चलाना असंभव होता है। तो जो भी पैसा आपके नगद खर्चों के लिए आपके हाथ में होता है, जो रखा होता है गल्ले के अंदर, वो सब केस इन हैंड के अंतर्गत आता है।
संपत्तियों की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो संपत्ति आती है वो केस इन बैंक, केस इन बैंक, या इसको हम बैंक में जमा, रोकड़। रोकड़ का जो दूसरा प्रारूप होता है, जो पैसे का दूसरा प्रारूप होता है, वो होता है कि जो बड़े व्यापारिक संस्थान है वो क्या करते हैं कि डेली का जो उनके पास इनकम है, डेली की जो इनकम है वो अगर नगद के रूप में आती है तो उसको जाकर वो डेली के डेली बैंक में जमा कर देते हैं और फिर उसके माध्यम से पेमेंट किया जाता है। तो सेकेंड जो भी क्या बोलते हैं एसेट्स है आपकी, वो एसेट्स क्या कहलाती है, वो कैसे एसेट्स कहलाती है केस इन बैंक, या बैंक में जमा रोकड़, या बैंक में रोकड़, ये कहलाती है। अब इसको और विस्तार से समझना होगा, तब हम जब बैलेंस शीट के ऊपर आएंगे या सारी चीजें करेंगे तब उसको और विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये दो संपत्तियां ऐसी हैं जो हर समय आपके काम आएंगी, या इनको ध्यान रखना जरूरी है। फिर संपत्ति की बात करें तो एक कंपनी के अंदर जो तीसरी संपत्ति है उसका नाम होता है डेप्टर्स, या इसको बोलते हैं विविध देनदार। अब विविध देनदार का मतलब क्या है? सन्ड्री डेप्टर्स भी बोलते हैं इसको, विविध देनदार भी बोलते हैं। इसका मतलब सीधा सा मतलब कि वो सारे लोग जिनसे हमको पैसा लेना है, जिनके द्वारा हमको पेमेंट किया जाना है, वो सब सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत आते हैं। ये वो सब लोग होते हैं जिन्होंने हमसे कहीं ना कहीं उधार माल लिया होता है, या कहीं ना कहीं हमसे लोन लिया होता है, किसी न किसी रूप में ये हमारे लिए पैसा देने वाले होते हैं। संपत्ति का सीधा सा एक लाइन का मतलब है वो समस्त चीजें जिनके द्वारा हमको पैसा मिल सकता है, जिनको बेचकर या जिनके माध्यम से हमको पैसा मिल सकता है, वो सब हमारी संपत्तियां कहलाती है। अब संपत्ति के नाम पे जो चौथी संपत्ति है वो क्या है, उसको देख लेते हैं हम। चौथी संपत्ति है हमारी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल या प्राप्य बिल, प्राप्य बिल या बिल रिसीवेबल। ऐसे बिल, बिल या हुंडी जिसको बोलते हैं, जिसके जरिए हमको पैसा प्राप्त होना है। मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम उधार माल बेच देते हैं और हमको ये लगता है कि भाई इससे पैसा लेना, अभी हमको पैसे की जरूरत होती है तो हम उससे बोलते हैं कि आप हमको एक बिल दे दो। बिल का मतलब ये होता है, देखिए बिल शब्द जो आप लोगों ने सुना होगा वो बिल बनाना वाला सुना होगा, लेकिन यह बिल मतलब एक तरीके से एक लिखित प्रपत्र होता है जो कि उस व्यापारी की साख के ऊपर बाजार के अंदर चल जाता है। एक तरीके का चेक समझ लीजिए, एक तरीके का चेक। तो चेक का मतलब होता है कि बैंक से पैसा मिलेगा, लेकिन जो कई बार हुंडी चलती है जो व्यापारियों में आपस में ही चल जाती है, तो उसको वो प्राप्त बिल होता है, जिसके माध्यम से हमको फ्यूचर में भविष्य में पैसा मिलना तय हो जाता है। तो ये भी हमारी संपत्ति है। फिर हमारी पांचवी जो संपत्ति आती है, इसका नाम क्या रखा है हमने पांचवी संपत्ति का? जो पांचवी संपत्ति हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जिसको हम हिंदी में विनियोग कहते हैं। कहीं पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है, समझिए कोई हमने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, या क्या कोई हमने एसेट्स इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या कहीं भी हमने इस तरह की किसी अपने पैसे के माध्यम से कोई ऐसी संपत्ति खरीद रखी जो कि इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जो इन्वेस्ट करना मतलब पैसा लगाकर कोई ऐसी संपत्ति खरीदना या कुछ ऐसे खरीदना जिसके जिनको इन फ्यूचर बेच के हम पैसा ले सके, वो सब इन्वेस्टमेंट कहलाता है, विनियोग कहलाता है। ये भी हमारी संपत्ति का एक हिस्सा होता है। फिर छठे नंबर पे जो संपत्ति आती है उसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं हम अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम अंतिम रहतिया बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो माल जो साल के अंत में बिना बिका हुआ हमारे पास रह गया है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये माल इन फ्यूचर
बिकेगा और बिकने से हमको पैसा प्राप्त होगा, इसलिए ये हमारी संपत्ति कहलाता है, सरल सी भाषा में ये। इसके बाद जो है 7वें नंबर पे जो आती है वो है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, इसको हिंदी में भी हम मोटा मोटा यही लिखते हैं, प्लांट एवं मशीनरी। प्लांट और मशीनरी का क्या मतलब है, जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हमारी क्या बोलते हैं व्यवसाय है, उसके अंतर्गत जो भी प्लांट और मशीनरी लगे हुए हैं, प्रोडक्शन के लिए प्लांट या मशीनरी कुछ भी लगा हुआ है, वो सब हमारी संपत्ति कहलाता है। क्यों कहलाता? इन मशीनरी या प्लांट को हम बेचकर, अगर जरूरत पड़ेगी, कंपनी बंद होती तो बेचकर इसके माध्यम से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये सबको मालूम है कि पैसा हम इकट्ठा इसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी अगली संपत्ति आती है जिसका नाम है उपकरण, या 8वां है, उसके पहले हम 8वें नंबर पे भूमि एवं भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, इसको हम बोलते हैं भूमि एवं भवन। भूमि एवं भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का सीधा सा मतलब है जो भी व्यवसाय के लिए हमारे पास जमीन है या जो बिल्डिंग जिसमें हम व्यवसाय कर रहे हैं, अगर वो कंपनी की संपत्ति, हमने किराए से नहीं ले रखा है, कंपनी ने खरीद कर रखा है, तो इन फ्यूचर इसको बेचा जा सकता है, बेच के पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, इसलिए ये हमारी संपत्ति के अंतर्गत आता है। 9 नंबर पे जो आता है वो है इक्विपमेंट एंड टूल्स। इक्विपमेंट एंड टूल्स, इक्विपमेंट और टूल्स का मतलब क्या है कि औजार, जो भी औजार आपके पास है, जो भी औजार आपके पास है, वो सब औजार आपके कंपनी में काम आते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो इसको हम बेचकर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। जो भी औजार, एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, या कोई भी संस्थान है जिसमें कि काम करने के लिए वो छोटे छोटे औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, आपने देखा होगा, किसी कंपनी में कभी जाने का मौका मिला होगा आपको, या वही किसी दुकान पे भी जाने का मिला होगा, तो कैलकुलेटर होता है, इसके बाद आपके पास पेन, ये वो सारी चीजें रहती हैं जो कि उपकरण के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब चीजें जिनको हम इन फ्यूचर बेचकर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, इनके माध्यम से हमको पैसा आ सकता है, ये सब चीजें कंपनी की संपत्ति में आती। फिर 10वें नंबर पे क्या संपत्ति आती है हमारे पास? फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग को मोस्टली हम फर्नीचर और फिटिंग ही बोलते हैं, लेकिन अब कास्ट और वो सब बोलते हैं, लेकिन आजकल अगर बोलचाल की भाषा में बोले इसको तो फर्नीचर और फिटिंग्स, फिटिंग ये बोलते हैं। अब फर्नीचर मतलब जो भी आपके यहाँ फर्नीचर लगा हुआ, आपकी दुकान है तो आपकी रेक्स, अलमारी, डोर, काउंटर, ये सब फर्नीचर है, या बड़ी फैक्ट्री तो उसके अंदर सैकड़ों तरह के फर्नीचर लगे होते हैं वो। और फिटिंग्स का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग आपके यहाँ लगी होती है, एक दुकान बनाते समय या फैक्ट्री बनाते समय या एक ऑफिस बनाते समय बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, फिटिंग, जैसे लाइट हो गई, पाइप हो गए, वायर्स हो गए, ये फिटिंग का हिस्सा होता है जिनको हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें 11वें नंबर पे जो हमारी संपत्ति आती है, उस संपत्ति का नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको हिंदी में हम पूर्व दत्त व्यय कहते हैं, पूर्व दत्त व्यय कहते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे संपत्ति होते समझिए, ऐसा एक्सपेंसेस जिसका हमने एडवांस में भुगतान कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एडवांस में ही भुगतान कर दिया उसका। अब एडवांस में भुगतान करने का मतलब है कि वो खर्चा
अभी हुआ नहीं है लेकिन हमने पेमेंट उसको कर दिया, तो अगर दो चीजें होंगी, पहली बात इसका फायदा हमको कब मिलेगा, आगे मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो वो पैसा हमको वापस देगा। तो किसी भी माध्यम से अगर हमको फायदा मिलता है या किसी भी माध्यम से हमको पैसा मिलता है, मैंने पहले भी कहा कि वो संपत्तियां कहलाती हैं। तो ये संपत्ति जो है पूर्वदत्त व्यय संपत्ति के अंतर्गत आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो संपत्ति के अंतर्गत आता है। फिर 12वें नंबर पे जो हमारी संपत्ति है वो क्या है, 12वें नंबर पे एक्रूड इनकम, ACCRU, एक्रूड इनकम। इसका मतलब हो गया उपार्जित आय। उपार्जित आय, ACI जो हमने कमा तो ली है पर हमको मिली नहीं। उपार्जित आय का मतलब क्या होता है, ACI जो हमने कमा तो ली है लेकिन हमको अभी मिली नहीं। इसका मतलब ही कोई ऐसा काम जो हमने कर दिया जिसके बदले में हमको पैसा मिलना था और हम कर चुके, लेकिन उस वित्तीय वर्ष में उस तारीख तक, जिस तारीख को हम बात कर रहे हैं उस तारीख तक वो हमको मिला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन फ्यूचर वो हमको मिलेगा। तो संपत्ति का सीधा सा नियम है कि भविष्य में जहां से भी हमको पैसा मिले वो हमारी संपत्ति का हिस्सा होता है। इस प्रकार उपार्जित या एक्रूड इनकम आपकी संपत्ति कहलाती है। 13वें नंबर पे जो है वो है आपका गुडविल, ख्याति। 13वें नंबर पे गुडविल या ख्याति। इस बोर्ड पर लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि हाथ जम जाए। तो गुडविल का मतलब क्या है कि किसी भी व्यापार की साख जो है, भाई एक बिजनेस आपने 2, 4, 5, 10, 20 साल से किया हुआ है, वो उसकी एक साख होती है, गुडविल होती है, मार्केट के अंदर विश्वसनीयता होती है जिसके आधार पर लोग आकर वो सामान उससे खरीद के ले जाते हैं। तो इसकी भी एक कीमत होती है। आप देखते हैं कि फलानी कंपनी को एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, कितने करोड़ में खरीद लिया, कितने हजार में खरीद लिया। तो क्यों खरीद लिया, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जमा जमा बिजनेस है, इसकी मार्केट में गुडविल है, तो इसको खरीदा जा सकता है। तो जो भी उसकी कीमत होती है, मान लो उसकी कीमत 100 करोड़ है, तो कोई भी कंपनी जब उसको खरीदी तो 120, 130 करोड़ रुपए तक भी देने को तैयार हो जाती है। क्यों देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी गुडविल मार्केट में अच्छी है। आज टाटा के लिए, रिलायंस के लिए, आप TCS के लिए, आज इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए आपको अगले 25 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। तो अगर इस कंपनियों को आप खरीदता है कोई, तो इसकी गुडविल बाजार में बहुत अच्छी है, तो ये भी पैसा, इसको भी बेचा जाता है, गुडविल को भी बेचा जाता है। कंपनी जब बिकती है तो सारी संपत्तियों के साथ इस गुडविल को भी बेचा जाता है। तो इन सब चीजों को बेचकर हम पैसा प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ये हमारी गुडविल के अंतर्गत आते हैं। अब इन संपत्तियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि फिक्स एसेट, लिक्विड एसेट्स और ये सारी चीजें। तो ये जब हम बैलेंस शीट पे आएंगे तब इसको पढ़ेंगे। अब चूंकि हमारा चैप्टर जो था इक्विजिशन ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या था कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो हमने एसेट्स तो सारी चीजें पढ़ ली, देख ली। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज क्या होती हैं उसको हम समझने की और देखने की कोशिश करते हैं। इसको हिंदी में हम दायित्व, क्योंकि हम सब लोग हिंदुस्तान से हैं, तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो संस्कार है इसमें दायित्वों का बड़ा मूल्य है। एक बार आपके अधिकार आप छोड़ देते हो, लेकिन कहा जाता है कि आपके दायित्व को आपको निभाना ही चाहिए। भले आप एक बार किसी से पैसा लेना हो तो छोड़ दो, भूल जाओ, तो नहीं दे रहा तो ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी को पैसा देना है तो ये आपका दायित्व बनता है, ये आपके संस्कार है कि उसका पैसा दो, ठीक है। तो दायित्व का कंपनियों के में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब देखते हैं दायित्व में क्या क्या आता है। दायित्व में सबसे पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं लेनदार, क्रेडिटर्स।
जो हमारी पहली लायबिलिटीज है या पहला जो हमारा दायित्व है, जिसको हम बोलते हैं लेनदार, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स या हिंदी में इसको बोलते हैं लेनदार। वो समस्त व्यक्ति, वो समस्त संस्थाएं, वो समस्त व्यापारी वर्ग जिनको हमको पैसा देना है, जिसके लिए हम जिम्मेदार, जिनको पेमेंट करने के लिए हम जिम्मेदार हैं, वो सभी लोग, वो सभी संस्थाएं क्रेडिटर्स कहलाती हैं हमारे बिजनेस के अंतर्गत। यानी जिन्होंने हमको क्रेडिट पे माल दिया है, वो सभी लोग क्रेडिटर्स कहलाते हैं। अब चूंकि इनको पैसा देना है, तो ये हमारी लायबिलिटीज है या हमारा दायित्व है। सीधी सी बात है। वो सभी जगह जहां हमको पेमेंट करना भविष्य में, जिसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ सकता है या जिसके लिए हमको भुगतान करना पड़ सकता है, वो सभी हमारी लायबिलिटीज में आती है। तो पहला है क्रेडिटर। दूसरा है बिल्स पेबल, देय विपत्र। बिल्स पेबल, देय विपत्र। बिल्स पेबल का मतलब है, अगर किसी को हमने लिख कर दे दिया है कि हम फलाने दिन हमारा पेमेंट कर देंगे, एक लिखित में अपने लेटर पेड पे, अपनी हुंडी पे, अपने कागज पे लिख के दे दिया है, तो हमको उस तारीख को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये क्रेडिटर्स का ही पार्ट होता है। लेकिन चूंकि अब इसके अगेंस्ट में बिल दे दिया गया है, लिख के बिल या हुंडी दे दी गई है, तो ये जो है ये हमारा बिल्स पेएबल, यानी इन फ्यूचर हमको पेमेंट करना पड़ सकता है। तो बिल्स पेएबल, ठीक, ये हमारी लायबिलिटीज है। इसके बाद है बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक ऋण, ठीक है। बैंक लोन का सीधा सा मतलब है कि अगर हमने बैंक से किसी प्रकार का लोन लिया है, ये सब समझते हैं क्या होता है बैंक से लोन लेना। अगर कंपनी ने, फर्म ने, व्यवसाय ने किसी प्रकार का बैंक से लोन लिया है, तो उसका भविष्य में आपको भुगतान करना पड़ सकता है, इसलिए ये आपकी लायबिलिटीज है। इसके बाद है डिवेंचर, डिवेंचर ऋण पत्र। कभी कभी फर्म की, व्यवसाय की बड़ी जरूरतों के लिए हम मार्केट से पैसा उधार लेते हैं, मार्केट से पैसा उधार लेते हैं, जिसके बदले में उनको लिखित में कुछ दिया जाता है, लिखित में सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हमने पैसा उधार लिया है आपसे, वो ऋण पत्र कहलाते हैं। तो एक निश्चित समय के बाद इन ऋण पत्रों पर हमको ब्याज भी भुगतान करना पड़ता है और इन ऋण पत्रों की मूल रकम का भी भुगतान करना पड़ता है। इसलिए बैंक में ये लायबिलिटीज के तौर पर हमारे व्यवसाय में लायबिलिटीज के तौर पर दर्शाई या दिखाई जाती है। फिर इसके बाद है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। क्योंकि सरकार का नियम है कि कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड कंपनी काटती है और फिर सरकार के पास जमा करती है, सीधी सी बात ये है। तो उस प्रोविडेंट फंड को भाई आपको आज नहीं कल कर्मचारियों को वापस करना पड़ेगा, कर्मचारियों को वापस करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी, लायबिलिटीज का सीधा सा नियम है कि अगर कोई भी रकम आपको किसी को देना है फ्यूचर में, भविष्य में, तो आज अगर वो आपके पास है तो वो आज तरीके से आपकी लायबिलिटीज होती है। तो ये पैसा भविष्य में कर्मचारियों को लौटाना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा। इसलिए एक फर्म के लिए ये दायित्व होता है या लायबिलिटीज होती है। इसके बाद जो अगला हमारा लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है अतिरिक्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, अदत्त व्यय। अदत्त व्यय क्या है? ऐसे खर्चे जो कि हम कर तो चुके हैं, जिनसे हम काम ले चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी नहीं किया गया है,
वो समस्त खर्चे जिनका भुगतान करना बाकी है, जिनका भुगतान करना बाकी है, समस्त खर्चे अदत्त व्यय के अंतर्गत आते हैं। अदत्त व्यय का सीधा सा मतलब है कि इनका पेमेंट करना बाकी, आउटस्टैंडिंग, बकाया खर्चे, बकाया खर्चे मतलब आपने किसी से काम करा लिया, उसको पेमेंट नहीं करा तो कल तो करना पड़ेगा, परसों तो करना पड़ेगा ना, या किसी सर्विस ले ली तो उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो ये बकाया खर्चे हैं, तो इसलिए ये कंपनी के दायित्व होते हैं। और 7वें नंबर पे जो है वो है आपका कैपिटल। कैपिटल पूंजी, पूंजी सबसे बड़ा लायबिलिटीज फर्म की होती है पूंजी, क्योंकि एक व्यापारी, एक व्यक्ति पैसा लगाकर इस व्यापार को खड़ा करता है, इसको स्टेब्लिश करता है, चलाता है। व्यापार का दायित्व होता है कि कैपिटल को संभाल कर रखे, पूंजी को संभाल कर रखे। अगर आपकी पूंजी डूब गई तो आपका व्यापार भी डूब जाता है। तो इस प्रकार हमारी पूंजी जो है वो हमारी कैपिटल व्यापार का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। तो सीधी सी बात है, अब देखिए इक्वेशन, अब हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि संपत्ति, जो भी संपत्तियां हैं बराबर क्या हो गया, दायित्व प्लस पूंजी। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं उन सब संपत्तियों को, ये जो संपत्ति है इनको सबको बेचने पर ये दायित्वों का भुगतान प्लस व्यवसाय में लगाई गई पूंजी, पूंजी व्यवसाय में लगाई गई पूंजी का भुगतान करना पड़ता है। तो ये संपत्ति इतनी होना चाहिए कि इन दोनों चीजों का आपको भुगतान कर सके, आप उसका भुगतान कर सकें। तो ये इक्वेशन बराबर होना चाहिए। अगर ये कम ज्यादा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यापार में लाभ हानि में अंतर है, या कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में गलती की है। तो उम्मीद करता हूं इक्वेशन का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये चैप्टर समझ में आया, यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा है, तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, इसको पसंद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।